करें। सुप्रीम कोर्ट ने 9 माह बाद जस्टिस फाइज ईसा केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसला जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मजहर आलम ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि FBI की रिपोर्ट पर जस्टिस फाइज ईसा पर तरफ हो सकते थे। बरतरफी की सूरत में अपील का फैसला होने तक जस्टिस फाइज ईसा रिटायर हो जाए। आइन के तहत सरकारी अफसरान जजेस के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकते। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज अदील सरफराज से। जी अदील सरफराज, मजीद क्या कहा गया इस केस के फैसले? जी, ये 45 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तफसीली फैसला जारी हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि जज समेत कोई भी कानून से बालातर नहीं है। अदलिया का एहतसाब जरूरी है, लेकिन कानून के मुताबिक उनका एहतसाब होना चाहिए। ओपन अदालत शीशे के घर जैसी है, जिसमें जजेस बड़े बड़ों के खिलाफ खुलकर फैसले देते हैं। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा से उनके बयान में मामला FBR भेजने का नहीं पूछा गया था, जबकि ये भी कहा गया है कि उनकी अहलिया सरीना ईसा को अहम तरीन मामले पर ये कहा गया है कि समाज का पूरा हक नहीं दिया गया और आइन के तहत शफाफ ट्रायल हर खासो आम का बुनियादी हक है, ये कहना है अदालत का। और अदालत ने यह भी कहा है कि सिर्फ जज की अहलिया होने पर सरीना ईसा को आईनी हकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। कानून के मुताबिक फैसलों से ही अवाम का अदलिया पर एतमाद बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से FBR को तहकीकात का जो हुक्म देना था वो गलत था। जजेस के खिलाफ कार्रवाई सदर पाकिस्तान की सिफारिश पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके अहले खाना का टैक्स रिकॉर्ड गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया है। इस पूरे केस के अंदर जस्टिस याह्या आफरीदी ने अपना एक इजाफी नोट भी तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 19 जून 2020 के फैसले में जो फैसला पहले सुनाया था 7-3 की शरह से, जिसमें जस्टिस काजी फाइज का मामला FBR को भेजा गया था, उसके हवाले से उन्होंने बताया है कि FBR को तहकीकात का जो हुक्म देना है वो आर्टिकल 211 और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की हदूद से बाहर था, जबकि सुप्रीम कोर्ट समेत कोई भी अदालत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती और जुडिशल काउंसिल को इख्तियार है कि आला अदलिया के जज के खिलाफ कार्रवाई मुस्बत तरीकेकार से करे। ऐसी कार्रवाई पर अदालतों को काउंसिल की बालादस्ती और आईनी आजादी बरकरार रहने देनी चाहिए, ये कहना है जस्टिस याह्या आफरीदी का। ताहम इस फैसले को, इस तफसीली फैसले को काफी देर से देखा जा रहा था। जो कानूनी हलके हैं वो भी इस इंतजार में थे कि ये फैसला जारी हो। और सही, अदील सरफराज हमारे साथ रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी, और सीनियर एंकर शौकत पराचा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आसमा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, 9 माह बाद केस का तहरीरी फैसला आ गया है, क्या कहेंगी, किस तरह से देखनी है? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है देर आए दुरुस्त आए, बहुत ही अच्छा फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है और इंसाफ का बिलाशुबा बोलबाला हुआ है। ये बहुत ही अहम केस था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजने का मामला, और इसकी बैकग्राउंड आपको मालूम है कि सदर मुमलिकत साहब ने जो है वो एक रेफरेंस भेजा था जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ, और उस जो फैसला था उससे फिर उनको चैलेंज काजी फाइज ईसा ने जो है सुप्रीम कोर्ट में किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए, जिसमें कि खास करके ये जो टैक्स के मामलात हैं सरीना ईसा के, उसके ऊपर उन्होंने आज जो फैसला दिया है वो बहुत ही लैंडमार्क जिसको कहा जा सकता है, कि जिसमें एक जो टैक्स पेयर है उसकी प्राइवेसी और जिस तरह से उस प्राइवेसी को खराब किया गया या उसका नाजायज फायदा उठाया गया और उनको डराने धमकाने की कोशिशें भी हुई इस सिलसिले के अंदर, वो उसके ऊपर आज का ये जो फैसला है ये बहुत ही अहम फैसला है। और ये भी उन्होंने ये कहा कि किसी एक जज के खिलाफ कार्रवाई जो है वो पूरी अदलिया की आज़ादी पर सवाल उठता है, और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट या जो भी इदारा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वो सुप्रीम कोर्ट को उसका वो नहीं कह सकता जुडिशल काउंसिल को कि उसके ऊपर वो जो है वो कार्रवाई करे, जो कि इस केस के अंदर जो है वो देखने को मिली है। तो ये एक बहुत ही अहम फैसला है, और खास करके सदर मुमलिकत की जानिब से चूंकि ये रेफरेंस किया था, और आज भी जो जज हैं और खास करके जस्टिस याह्या आफरीदी का जो इजाफी नोट है वो सारी वो कहानी जो है वो बयान कर रहा है कि किस तरह से
जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके खानदान की अहलिया और उनके बच्चों को जो है वो टैक्स के मामला के ऊपर जो है वो उनके खिलाफ इस कार्रवाई को जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। ये याद रहे कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही कुछ ऐसे फैसले किए थे जिसको कि आज करेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने ही, और आज का जो अक्सरियती फैसला है उसमें जाहिर है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसे फैसले हुए थे जो कि कानून से बाहर थे, उसके ऊपर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल जजमेंट दी है। तो ये कहा जा सकता है कि जो जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस का मामला था वो अब अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया है, और जो कोशिश की गई थी जिस तरह से जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ और उनके अहल खाना के जो टैक्स रिकॉर्ड को गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा करने के हवाले से मेरा ख्याल है कि ये फैसला बहुत ही अहम रहेगा हमेशा के लिए पाकिस्तान की तारीख। बिल्कुल, हमें साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद है। तारिक साहब, फैसले में कहा गया है कि जस्टिस फायज ईसा के अहल खाना का टैक्स रिकॉर्ड गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया। गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ अब क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, ये जो फैसला है ये मुस्तकबिल में जो हमारे यहाँ बहुत से मबाहस पैदा होते हैं कानून और आइन के मामला के हवाले से, और बाद ऐसी शख्सियात या बाद ऐसे अदारे जिनको बहुत सेंसिटिव हासिल होती है उनके हवाले से, उनके जो कंडक्ट के हवाले से बाज़ बात महसूस होता है माशरे में कि कोई ऐसी बहस चल पड़ी है जो मुनासिब नहीं है। ये उस तरह के केसेस में बड़ी आने वाले दिनों में राह मुतय्यन करेगा। अब ये जो 9 माह 2 दिन बाद फैसला सुनाया गया है उसमें 3-4 चीजें जो है बिल्कुल मुतय्यन कर दी गई है हमेशा के लिए। एक तो ये है, ये जहाँ कहा गया है कि कोई अदालत जो है, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी हो, मुल्क में रहने वाला कोई भी शहरी कानून से बालातर नहीं है। लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया गया है कि अगर किसी के खिलाफ कोई भी हो, हम यहाँ ये नहीं कहते कि कौन सा ओहदेदार हो, कौन से आईनी इदारे का हो, उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई है, उसके खिलाफ तहकीकात करनी है तो उसका भी कोई कानूनी तरीकाकार मुतय्यन होना चाहिए या यकीनी तौर पर पाकिस्तान के कानून में होगा। अब ये जो फैसला है 9 माह 2 दिन बाद आया है उसमें वाजे कर दिया है, ये जो 10 रुकनी बेंच था उसमें किसी फैसले ने, कि अगर जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके अहले खाना का टैक्स रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया है तो वो टैक्स रिकॉर्ड इकट्ठा करने का तरीकाकार गैर कानूनी था, यानी अगर खुफिया तरीके से किया गया है या उसको उसके लिए कोई ऐसे जराए इस्तेमाल किए गए हैं जो जिनकी कानून इजाजत नहीं देता, उसका मतलब है कि वो गैर कानूनी तौर पर ठहराया गया। और आपका सवाल ये था कि अगर कोई गैर कानूनी काम है तो फिर वो कैसे, उसकी रेमेडी कैसे होगी, क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी? तो ये अब फैसला या ये जो सवाल है ये अब लीगल फैसिलिटीज हमारे सामने पड़ा है कि अब इस पे आगे क्या चला जाएगा। दूसरा, उसमें एक और बड़ी अहम बात कही है इसके उसमें फैसले में कि मरकजी केस जो था, जो बुनियादी नुकता था जहाँ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने काम का आगाज किया था एक सदारती रेफरेंस के नतीजे में, उसमें भी कहा गया कि फायज ईसा और उनकी अहलिया का मौक़िफ़ जो है मुकम्मल तौर पर नहीं सुना गया। तो तशख़ीस की ये हो सकती है कि एक ऐसी शख्सियत जो कि सबसे आला तरीन इंसाफ देने वाले इदारे के फर्द हैं और उसके जिम्मेदार ओहदेदार हैं, उनको भी जब मौका आया तो उनको पूरी तरह से नहीं सुना गया। तो ये बड़ी अहम बड़ी बात है। इसके अलावा जो उन्होंने जो बात की है इस फैसले में कि कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक, क्योंकि इससे पहले एक मुल्क में एक सोशल मीडिया पे मुबासा शुरू हुआ, उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता कि वो फिर दोबारा एक ऐसी बहस होगी जो मुनासिब नहीं होगी कि जजों के अहले खाना जो है वो क्यों नहीं है। एक बहस शुरू थी हमारे मुल्क में, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जज जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उसके जो पहले खाना है, अगर उनका कोई कारोबार है, अगर उनके अंदर आमदनी है और वो उनके मामले पे जज खुद जो है जवाबदेह नहीं है, ये बड़ा अहम एक माइलस्टोन होगा हमारे जो आने वाले दिनों में मुख्तलिफ जो अहम शख्सियात हैं उनके कंडक्ट के हवाले से। फिर उसमें एक और बात यह है कि जज जो उसकी जिस अहले खाना का कहा गया है कि उनकी अहलिया या बच्चे जो है उनके कोई मामलात हैं तो उसका जिम्मेदार जज तो नहीं होता, जज तो अपने कंडक्ट का जिम्मेदार है। तो ये बड़ी अहम राहें मुतय्यन होंगी आने वाले दिनों में हमारी जुडिशल जो एक हमारा। ठीक, तारिक, शौकत वराचा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, आपसे जानना चाहेंगे, फैसले में ये भी कहा गया है कि सरकारी अफसरान जजेस के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकते। FBI की रिपोर्ट बनाने वालों के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है क्या? लेकिन पहली बात तो ये है कि 2-4 चीजें जो हमारी आईनी हैं वो इस फैसले में उनको उजागर किया गया है। मसलन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी आर्टिकल 9 से आगे 39 तक हैं, तो बाकायदा इसको इन्वोक किया गया है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं जो बुनियादी तौर पर डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, पाकिस्तान में तो सारी बहस ही फंडामेंटल राइट्स के हवाले से हो रही है। उसके मुख्तलिफ जहतें हैं, उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। इस फैसले में तो
प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को बाकायदा अप होल्ड किया गया है। सही। दूसरी अहम चीज ये भी जरूर ध्यान में रखें कि एक ऐसे जज साहब के हवाले से फैसला आया है जो पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस भी बनना है उन्होंने। फिर इस बेंच में जो आज तफसीली जिस बेंच का फैसला आया उसमें भी एक ऐसे जज साहब हैं जो टर्म में बनना है उन्होंने भी चीफ जस्टिस। तो हमें जो कोर्ट का एक मूड होता है हर कोर्ट का, हमें वो भी नजर आ रहा है कि क्या है। तीसरी अहम बात जो रिपोर्ट जिन्होंने लिखी, तो एक बेंच ने ही भेजा था एफबीआर को कि आप टैक्स मामलात जो है, आपको याद है पिछला जब फैसला आया था तो बाकायदा बाइफरकेट किया गया था कि एफबीआर के पास टैक्स वाले मामलात जाएंगे। अब आज के इस फैसले के बाद एफबीआर पे लायबिलिटी क्या डिटरमिन होती है या उस बेंच पे डिटरमिन होती है जिस बेंच ने ये रेफर किया था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वक्त के साथ हमारे सामने आती रहेंगी। फिर जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उसको भी आज के इस फैसले में इन्वोक किया गया है कि जज पर इस तरह के अगर केस दर्ज होंगे या ऐसी इंक्वायरीज होंगी तो वो फिर अदलिया को जो है वो एक तरह का दबे लफ्जों में कहा गया है कि वो दबाव में लाने के मुतरादिफ है। तो बड़ा फंडामेंटल किस्म का ये फैसला है जो हमारे आगे जो जुडिशियल मामलात चलेंगे या हमेशा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी होता है चीजों का, क्योंकि जब जस्टिस फायद ईसा वाला केस बना था तो बहुत सारी सियासी जमातें भी उनके हक में सामने आ गई थी, ये भी हमें ज़हन में रखना चाहिए। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो इस पूरी डिटेल जजमेंट में मेरे ख्याल में वाजे कर दिए गए हैं कि कौन किन के मामलात कौन देख सकता है। जजेस के कंडक्ट को, जजेस के जो प्रॉपर्टीज हैं या जो कुछ किया है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को कम अज कम आज फिर अपहोल्ड किया गया है बाकी किसी के हवाले से जजों के मामलात में, क्योंकि हर इदारा पाकिस्तान में समझता है कि उसके मामलात देखने के लिए जो एक विजिलेंट जो एक इंस्टीट्यूशन है वो मौजूद है, ये प्रिंसिपल भी अपहोल्ड किया गया है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमसे गुफ्तगू थे। शौकत पराजर साहब बात कर रहे थे, आसमा शिराजी हमारे साथ थी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस का 9 माह 2 दिन बाद का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और सरीना ईसा की नजरसानी दरखास्तें अक्सरियत राय से मंजूर कर दी गई हैं। फैसले में कहा गया है कि एफबीआर की रिपोर्ट पर जस्टिस फायज ईसा बरतरफ हो सकते थे। आइन के तहत सरकारी अफसर जजेस के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 9 माह बाद जस्टिस फायज ईसा केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। आपको बताएं, फैसले के मुताबिक फैसला जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मजहर आलम ने तहरीर किया है। फैसले में कहा गया है कि एफबीआर की रिपोर्ट पर जस्टिस फायज ईसा बरतरफ हो सकते थे। बरतरफी की सूरत में अपील का फैसला होने तक जस्टिस फायज रिटायर हो जाते। फैसले में यह भी कहा गया है कि आइन के तहत सरकारी अफसरान जजेस के खिलाफ शिकायत दर्ज ही नहीं करा सकते। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजाफी नोट तहरीर किया। शहजाद अकबर, फरोग नसीम ने गलत काम की इजाजत दी। जस्टिस याहिया के रिमार्क्स हैं, ये वजीर आजम के गुड गवर्नेंस के उसूल की नफी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये गैर कानूनी काम में वजीर आजम की शमूलियत को बेनकाब करता है। नोट एफबीआर टैक्स करंदगान की जाती मालूमात पब्लिक नहीं कर सकता। इख्तिलाफी नोट के यह हवाला है, गैर कानूनी हिदायत की वजीर आजम ने तौसीक की जिसके संगीन नताइज हो सकते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक इजाफी नोट भी तहरीर किया है जिसमें कहा गया है कि शहजाद अकबर, फरोग नसीम ने गलत काम की इजाजत दी। ये वजीर आजम के गुड गवर्नेंस के उसूल की नफी है। ये गैर कानूनी काम में वजीर आजम की शमूलियत को बेनकाब करता है। एफबीआर टैक्स कुंदगान की जाती मालूमात पब्लिक नहीं कर सकता। नोट में मजीद कहा गया है कि गैर कानूनी हिदायत की वजीर आजम ने तौसीक की जिसके संगीन नताइज हो सकते हैं। जी हाँ, गैर कानूनी हिदायत की वजीर आजम ने तौसीक की जिसके संगीन नताइज हो सकते हैं। इजाफी नोट में कहा गया है, जस्टिस फायज ईसा बतौर जज बुनियादी हुकूक के लिए 184/3 की दरखास्त देने के अहल नहीं थे। ये भी इजाफी नोट में तहरीर किया गया है। ये वजीर आजम की गुड गवर्नेंस के उसूल की नफी है। जस्टिस याहिया के रिमार्क्स हैं, ये गैर कानूनी काम में वजीर
वजीर आजम की शमूलियत को बेनकाब करता है। नोट में यह भी कहा गया है कि FBI टैक्स कुनंदगान के हवाले से भी फैसले के हवाले से बात करेगा। ये गैर कानूनी काम में वजीर आजम की शमूलियत को बेनकाब करता है। टैक्स कुनंदगान की जाती मालूमात पब्लिक नहीं कर सकता। गैर कानूनी हिदायत की वजीर आजम ने तौसीक की। फैसले की तौसीक के संगीन नताइज हो सकते हैं। जस्टिस फाइज ईसा बतौर जज बुनियादी हुकूक के लिए दरखास्त देने के अहल नहीं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अदील सरफराज। अदील सरफराज, बताइएगा, इजाफी नोट तहरीर किया गया है और बड़ी अहम बातें इसमें सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजाफी नोट तहरीर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर ने वजीर कानून की मुशावरत से FBI को तहकीकात का कहा और शहजाद अकबर और फरोग नसीम का FBI को तहकीकात का हुक्म देना गैर कानूनी है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह भी कहा है कि सरीना ईसा के टैक्स रिकॉर्ड तक रसाई गैर कानूनी तरीके से ली गई। शहजाद अकबर और फरोग नसीम को ओहदे पर बरकरार रखना वजीर आजम को भी गैर कानूनी काम में शरीक ठहराने के मुतरादिफ है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कि FBI तहकीकात की रूह से टैक्स कुनंदगान की जाती मालूमात पब्लिक नहीं कर सकती। गैर कानूनी हिदायत की वजीर आजम ने तौसीक की जिसके संगीन नताइज भी हो सकते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा बतौर जज बुनियादी हकूक के लिए 184(3) की दरख्वास्त देने के अहल नहीं है। ये भी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने इस इजाफी नोट में तहरीर किया है। तहम शहजाद अकबर जो कि एसेट रिकवरी यूनिट के हेड रहे हैं और बैरिस्टर फरोग नसीम जो कि वजीर कानून है, इनके खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया भी बारहा कई दरख्वास्तें और कई खतूत लिख चुके हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया गुज़श्ता हफ्ते उन्होंने एक चेयरमैन नैब के नाम एक खत भी लिखा था जिसमें उन्होंने इसी पर्टिकुलर पॉइंट को उठाया था जो कि आज जस्टिस याहिया अफरीदी के तफसीली इजाफी नोट में हम पढ़ रहे हैं। और कुछ अरसे के बाद हमने देखा है कि बैरिस्टर शहजाद अकबर अपने ओहदे से मुस्ताफी भी हो गए हैं, लेकिन अदालत की जो ऑब्जर्वेशन है ये यहाँ पर ही रहेगी और इसके संगीन नताइज भी हो सकते हैं। इखलाकी तौर पर अगर वजीर आजम चाहें तो इस पर तहकीकात का हुक्म भी दे सकते हैं, मगर कानूनी तौर पे क्योंकि ये सिर्फ एक जज की राय है, पूरे बेंच की राय नहीं है, तो इसका इतलाक उन पर नहीं होता। ठीक, अदील सरफराज हमें तफसीलन बता रहे थे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजाफी नोट तहरीर किया है जिसमें उनका कहना है कि ये वजीर आजम की गुड गवर्नेंस के उसूल की नफी है कि शहजाद अकबर और फरोग नसीम ने गलत काम की इजाजत दी। ये गैर कानूनी काम में वजीर आजम की शमूलियत को बेनकाब करता है।